हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज से फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इटली एकीकरण को। ये चैप्टर कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ थे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, चलिए तो अब कंटिन्यू करेंगे हम। इटली एकीकरण में हमने मेसनी को समझा है और इस वीडियो में हम काउंट काबूर के योगदान को समझने वाले हैं कि कैसे इटली एकीकरण में काउंट काबूर ने अपने योगदान दिए हैं। सबसे बड़ा योगदान अगर हम देखें तो काउंट काबूल का ही है। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले बैकग्राउंड को समझने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे पहले काउंट काबूल आपकी सोचता क्या है इटली एकीकरण के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस को कि 3 से 4 चरणों में कैसे इटली का एकीकरण किया गया है। तो आज की वीडियो में हम पहले समझेंगे कि काउंट काबूल इटली एकीकरण को लेकर के इसके विचार, नेचर, ये सब कैसे हैं, आखिर इसने कैसे बैकग्राउंड को तैयार किया है इटली एकीकरण के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और काउंट काबूल की अगर हम बात करें तो काउंट काबूल को वहां का राजा यानी इटली पिडमाउंट का राजा विक्टर इमैनुअल, किसने? विक्टर इमैनुअल। आपको पता होगा कि पहले जो राजा था वह चार्ल्स एडवर्ड था और वह कहीं ना कहीं राजतंत्र ही स्थापित करना चाहता था, संवैधानिक राजतंत्र। इसलिए इटली एकीकरण ज्यादा क्या बिल्कुल नहीं हो सका था मेजनी की कोशिश के बाद भी। तो उसके बाद उसके डेथ के बाद आता है विक्टर इमैनुअल। जस्ट एक गिव मी 1 सेकेंड। विक्टर इमैनुअल आता है और यह विक्टर इमैनुअल ही राजा बनता है और यह चाहता है इटली का एकीकरण करना, क्योंकि यह कहीं ना कहीं अपने देश में संविधान लाना चाहता है। तो विक्टर इमैनुअल एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसका नाम है काउंट काबूल। यानी कि विक्टर इमैनुअल किससे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है अपना, यानी पिडमाउंट का, इटली का, तो काउंट काबूल को नियुक्त करता है। ठीक है, काउंट काबूल के जो विचार है वह राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी व्यक्ति है और इसका जो नेचर है वह कूटनीतिज्ञ है। कैसा है ये? कूटनीतिज्ञ है। कूटनीतिज्ञ वैसे व्यक्ति होते हैं जो अपना काम निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी को बात कहना, अपनी काम निकालना अच्छे से इनको आता है। ठीक है, तो काउंट काबूल क्या है? काउंट काबूल एक कूटनीतिज्ञ है। क्या है? काउंट काबूल एक कूटनीतिज्ञ है। इसके विचार कैसे हैं? तो राष्ट्रवादी विचार है। कैसा व्यक्ति है? राष्ट्रवादी व्यक्ति है। साथ ही कैसा है? कूटनीतिज्ञ है। क्या आपको ये बातें क्लियर है? ठीक है, आगे काउंट काबूल प्रधानमंत्री जब नियुक्त होता है तो कहीं ना कहीं विक्टर इमैनुअल इनसे उम्मीद करते हैं कि ये इटली का एकीकरण करेंगे। इटली एकीकरण के लिए जानता है ये काउंट काबूल कि बिना पिडमाउंट के हेल्प के, है ना, बिना पिडमाउंट के नियंत्रण के, बिना इसके बिना पिडमाउंट के हेल्प के ये इटली का एकीकरण संभव नहीं हो सकता है। यानी इटली एकीकरण करना है तो पिडमाउंट को आगे आना होगा, यानी पिडमाउंट के राजा को, वहां के प्रधानमंत्री को। बिना पिडमाउंट के हेल्प के इटली एकीकरण संभव नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे काउंट काबूल चाहता तो है कि इटली का एकीकरण हो और यह जानता है कि इटली एकीकरण तभी संभव है जब इनकी स्थिति आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। किस रूप में? तो इनकी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनकी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। इसके अलावा इनके पास सैन्य भी मजबूत होना चाहिए। इनकी जो सैनिक है ना, सैन्य जो सेवा है, सैनिक जो शक्ति है वह मजबूत होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कि हम सैन्य शक्ति को अनिवार्य मानेंगे, अनिवार्य करेंगे, ताकि जो हमारे एकीकरण का सपना है यह पूरा हो सके। इन्होंने सेना को भी अनिवार्यता दी। ठीक है, इसे भी इंपॉर्टेंस दिया। तो ये जानते हैं कि एकीकरण है करना है तो अपने को आर्थिक स्थिति अच्छी रखनी होगी, यानी पैसा अच्छा होना चाहिए और सेना मजबूत होना चाहिए। तो इन्होंने दोनों चीजों पर नियंत्रण किया। इसके बाद इटली एकीकरण में जो समझ पा रहा था काउंट काबूल कि इटली एकीकरण तभी संभव है जब बीच में ऑस्ट्रिया ना हो। सबसे बड़ी बात है ये ऑस्ट्रिया को मानता है, क्योंकि आपने देखा है इटली में कैसे ऊपर वाले में लोम्बार्डी, वेनेसिया, पर्मा, मोडेना, टस्करी में किसका अधिकार है? ऑस्ट्रिया का है। तो सबसे बड़ा बाधा इटली एकीकरण में कौन है? ऑस्ट्रिया है। अगर ऑस्ट्रिया को पराजित करके वहां से भगा दिया जाए तो एक बड़ा क्षेत्र इटली का एकीकृत हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इटली एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसे माना है इसने? ऑस्ट्रिया को। यह चाहता है कि किसी तरीके से ऑस्ट्रिया को इसके देश से यानी इटली से बाहर फेंक दिया जाए। क्लियर है? अब ये सोच रहा है कि मेरी सेना इतनी मजबूत नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं है जिसे हम ऑस्ट्रिया को पराजित कर सके। तो ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए ये जानता है ना
कि इसे किसी विदेशी देश का हेल्प चाहिए, ठीक है, किसी विदेशी देश का हेल्प चाहिए, बिना किसी विदेशी देश का हेल्प का ये ऑस्ट्रिया को पराजित नहीं कर सकता है। तो यह एक अवसर की तलाश में है, मौका चाहता है कि आखिर ऐसा कोई एक मौका मिले जिसे, और इसके पड़ोसी देश कौन से, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है ना, ये सारे। तो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं अगर फ्रांस से इसकी दोस्ती हो जाती है तो फ्रांस की हेल्प से ये ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर कर सकता है, ठीक है। तो इसके दिमाग को पहले पढ़ना है हमें, ये चाहता क्या है, ठीक है। तो हम दिमाग को पढ़ रहे हैं। तो ये मानता है कि इटली एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया का है, तो सबसे पहले जड़ से हमें किसे खत्म करना, ऑस्ट्रिया को। और ये भी जानता है कि इसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और न ही सेना मजबूत है, तो असंभव है इसके लिए ऑस्ट्रिया के खिलाफ जाके लड़ना। इसलिए ये चाहता है कि अगर किसी तरीके से फ्रांस से इसकी दोस्ती हो जाए, और ये एक मौके की तलाश में है, और इसे ये जो मौका है वह मौका मिलेगा क्रीमिया युद्ध में। एक युद्ध होता है यूरोप में, रूस के साथ और यूरोप के कुछ देशों के साथ में क्रीमिया युद्ध होता है, 1854 में होता है। इस युद्ध में एक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक साइड में है फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देश हैं, और एक साइड में रूस है। दोनों के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध में जीतता है फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड, और हार जाता है रूस। इंपॉर्टेंट है क्रीमिया युद्ध इसलिए है क्योंकि इसकी एक मजेदार कहानी है। कैसे मजेदार कहानी है भाई, देखिए, क्रीमिया जो युद्ध, कौन सा युद्ध है, क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध में कौन लड़ रहा है, फ्रांस। फ्रांस से दोस्ती किसको करनी है, किसको करनी है, काउंट काबूल को करनी है। अब फ्रांस मजबूत देश है, बहुत युद्ध मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन एक होता है ना कि किसी पे संकट आ जाए, और संकट में कोई ऐसे भी आकर के खड़ा हो जाए कि नहीं भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। तो इतना आकर के कोई बोल दे तो एक साहस मिलती है अपने को। तो सेम यही चीज यहाँ पर फ्रांस के साथ किसने खेल गया, कौन कर दिया ये काम, तो ये काम कर दिया आपका काउंट काबूल ने। फ्रांस लड़ रहा था, ठीक है, दूसरी साइड में काउंट काबूल के पास जितनी सेनाएं थी वह सारी सेना उसने फ्रांस की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया, ठीक है। अब फ्रांस बैठे बैठे ये सोच रहा है कि आखिर ये मेरा दोस्त है कौन भाई, है ना, जो इतनी मेरी प्रॉब्लम में, मतलब मेरी जो भी अभी मुझे दिक्कत चल रही है इसमें युद्ध में अचानक ये मेरी क्या करने आया है, हेल्प करने आया है, ठीक है। यानी कि जब ये बहुत परेशान है, जब फ्रांस लड़ रहा है, जब इसके दुख की घड़ी है, तो इसके दुख की घड़ी में एक ऐसा दोस्त आकर के खड़ा हो जाता है जिसे इसे सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और वह दोस्त कौन बन जाता है, काउंट काबूल बन जाता है, ठीक है। तो काउंट काबूल बिना हेल्प मांगे, फ्रांस ने किसी तरीके की हेल्प काउंट काबूल से नहीं मांगी है, फिर भी फ्रांस का हेल्प करने के लिए अपनी पूरी की पूरी सेना कौन भेज देता है, काउंट काबूल भेज देता है। अब बैठे बैठे फ्रांस सोच रहा है ये तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त निकल गया भाई, बिना हेल्प मांगे हेल्प कर रहा है ना। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ कूटनीति जो इसके विचार है, कूटनीतिज्ञ वाले विचार, कौन से विचार है इसके, कूटनीतिज्ञ वाले जो विचार है वह कैसे सामने आ रहा है। अब फ्रांस से सोच रहा है कि जब मेरे दुख की घड़ी थी, उस दुख की घड़ी में कौन मेरे साथ खड़ा है भाई, तो काउंट काबूल खड़ा है, मेरा सबसे अच्छा एकदम मित्र, सबसे अच्छा सच्चा दोस्त कौन है, काउंट काबूल है ना। ये बात एहसास हो रही है किसको, फ्रांस को। अब जब ये युद्ध खत्म हो जाती है, ठीक है, जीत हार हो गई, तो इसके बाद एक संधि बुलाई जाती है, जैसे जनरली होता है युद्ध के बाद संधि बुलाई जाती है, वही वाली चीज है। युद्ध के बाद संधि बुलाई गई पेरिस में, जिसे हम पेरिस की संधि भी कहते हैं। इस संधि में फ्रांस ने अपने वही दुख की घड़ी वाले दोस्त को, यानी काउंट काबूल को भी इनवाइट करता है, बुलाता है कि इस युद्ध में आपने भी एक अच्छी भागीदारी दी है, तो आप भी यहाँ आ जाओ बैठक में, है ना। तो संधि में कौन जाता है, काउंट काबूल। तो सब अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो सब बोलते हैं कि काउंट काबूल जी आप अपनी भी बातें कहिए, ठीक है। तो काउंट काबूल उठते हैं और कहते हैं, यहाँ पर अपनी समस्याएं बताते हैं, ठीक है, कि देखो भाई इटली को कई भाग में इन्होंने बांट लिया है ना, ऑस्ट्रिया इस पे इतने इतने भागों में अधिकार करके रखा है, कब्जा करके रखा है, मतलब बहुत सारे भागों में बांट लिया है। तो यहाँ कहा जाता है कि इन्होंने पेरिस की संधि में अपनी इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि सबके कानों तक ये बात पहुंचा दिया कि इटली में ये समस्याएं हैं, ठीक है। तो इटली की समस्या को पूरे यूरोप की एक समस्या, पूरे यूरोप के देशों तक पहुंचा दिया कि देखो भाई हम बड़ी परेशान है ना, हमें बांट दिया गया है, ठीक है। लेकिन सब कोई कुछ कर तो नहीं पाएगा, लेकिन सबके कानों तक तो चला गया ना, कि इटली का विभाजन हुआ था, इटली बहुत परेशान है, ऐसा कुछ, ठीक है।
ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसका इफेक्ट तो नहीं दिखा, बट इनकी दोस्ती हो गई। किसकी दोस्ती हो गई भाई? फ्रांस की और काउंट काबूर की। अब फ्रांस साहब भाई इसने वादा भी किया कि चल भाई तुमने मेरी दुख की घड़ी में हेल्प किया है तो मैं भी तुमको दुख की घड़ी में हेल्प कर ही दूंगा, करूंगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है ना। अब ये हेल्प कैसे करेगा, अब इसको हम चरण में समझेंगे। ठीक है, आई होप आपने इन सारी बातों को, काउंट काबूल के विचारों को समझा है। यानी आपने क्या समझा है? आपने समझा है कि काउंट काबूल प्रधानमंत्री है और उसे नियुक्त करने वाला व्यक्ति विक्टर इमैनुअल है। कौन है? विक्टर इमैनुअल है। काउंट काबूल जो व्यक्ति है यह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। इसके साथ ही साथ यह कैसा व्यक्ति है? एक कूटनीतिज्ञ है। और कूटनीतिज्ञ होने का परिचय यह यहाँ देगा क्रीमिया युद्ध में फ्रांस के साथ दोस्ती करके देगा। कहाँ पे करेगा भाई? क्रीमिया युद्ध में फ्रांस के साथ दोस्ती करके अपने कूटनीतिज्ञ विचार, कूटनीतिज्ञ होने का परिचय इसने दिया। काउंट काबूल जानता है कि बिना पिडमोंट के हेल्प के, बिना इसके नियंत्रण के, बिना इसके आगे बढ़ने के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। ठीक है, और ये भी जानता है कि एकीकरण अगर करना है तो हमें कई सारे देशों से लड़ना है, और लड़ने के लिए आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए, साथ ही साथ सेना भी मजबूत होना चाहिए। तो इसने आर्थिक उन्नति को आगे किया और सैनिक शक्ति अनिवार्य बना दिया। इटली एकीकरण का ये समझता है कि सबसे बड़ी जो बाधा है वह ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रिया जब तक यहाँ से नहीं हटेगा इटली एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। इटली का एकीकरण इसलिए क्योंकि इसके एक बड़े से क्षेत्र पर किसका अधिकार है भाई? साथ ऑस्ट्रिया का अधिकार है। और ये भी ये बात जानता है कि ऑस्ट्रिया को हराने के लिए मुझे किसी विदेशी देश का हेल्प चाहिए जो उसी के टक्कर का हो, और उसके टक्कर का कौन है भाई? फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। तो ये चाहता है कि किसी तरीके से फ्रांस से दोस्ती हो जाए, और इस दोस्ती का मौका इसे अवसर जो मिलता है वो क्रीमिया युद्ध 1854 में मिलता है। और इस क्रीमिया युद्ध में बिना हेल्प मांगे या फ्रांस का हेल्प करता है, उसे दुख की घड़ी में उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है। और उसके बाद पेरिस की संधि में फ्रांस इसे इनवाइट भी करता है काउंट काबूल को, जहां इसने अपनी समस्या को पूरी यूरोप की समस्या बना देता है। ठीक है, और इतनी बात आप आई होप कि समझ पाए हैं काउंट काबूल के बारे में। ये बैकग्राउंड क्या है? ये बैकग्राउंड है। अब इसके बाद असली एकीकरण शुरू होगा। इसने जो बैकग्राउंड तैयार किया है क्रीमिया वार में, जो फ्रांस के साथ हेल्प लिया है, अब कैसे फ्रांस की हेल्प से यह इटली का एकीकरण करेगा। इसके अलावा कई सारे चरण हम पढ़ेंगे, 4 से 5 से 6 लगभग चरण पढ़ने वाले हैं एकीकरण के। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ बैकग्राउंड है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इटली एकीकरण में काउंट काबूल के योगदान को बताएं, तो योगदान तो आप बताएंगे, चरण में कैसे एकीकरण हो रहा है उसके बारे में आप बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ऊपर का ये भूमिका लिखना होगा। क्या लिखना होगा? भूमिका। जब तक आप भूमिका नहीं लिखोगे ना, आंसर राइटिंग मजेदार नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे।